सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मतदान का फाइनल दौर, तेलंगाना की जनता का मन किस ओर, किस मुद्दे पर वोट, किसकी पड़ेगी चोट। तेलंगाना का फाइनल परीक्षा की महा कवरेज हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं आपके साथ निखिल सिंह। और तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। ये चुनाव तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, उसके साथ ही साथ ये पार्टी के भाग्य का फैसला भी करेगा, जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव के प्रचार प्रसार में झोंक दी है। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला, तमाम वादे किए गए। बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का दिन रहा। जनता के भरोसे पर वो कितना खरे उतरते हैं और किसे कितने प्रतिशत वोट यानी कितने मार्क्स मिलते हैं और कितने मार्क्स लेकर वो सत्ता पर काबिज होते हैं, ये फैसला अब जनता कर रही है। क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्हीं के हाथों होना है। तो तेलंगाना विधानसभा की सभी 119 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ तमाम दिग्गज हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में जबरदस्त मतदान हुआ है। कितने फीसदी मत पड़ा है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और प्रदेश की सभी 119 सीटों पर मतदान के साथ ही 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। हैदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद समेत सभी जगह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया और चुनाव आयोग के इंतजाम से काफी खुश नजर आए। पैरों में दर्द तकलीफ है, इसके लिए मुझे व्हीलचेयर की सुविधा दी गई है। वोटिंग डालने के बाद मुझे अच्छा लगा। कार्ड वगैरह बहुत जल्दी देख दिया है सबसे पहले, और सब कुछ छोड़ के पूरी लाइन में सबसे फास्ट आगे भेजे हैं और 5 मिनट के अंदर ही पूरा काम मेरा हो गया है। तो बहुत सुविधा है, पुलिस की हेल्प वगैरह भी अच्छी है, वर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिले। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। करेक्ट लीडर आए तो हॉस्पिटल्स अच्छा रहना चाहिए, कॉलेजेस एंड सिटी डेवलपमेंट, नॉट ओनली सिटी, एंटायर स्टेट एंड इंडिया भी डेवलप्ड होना चाहिए। अगर अच्छा लीडर आएगा तो जनता भी खुश होगी, रोड सब जो भी है वो अच्छा बन जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। I am doing the job here in Telangana. It is not safety for girls. In buses also, trains, it is a lot of members is there. No security is there for women's. आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ जुबली हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो वेंकटेश दग्गू बाती ने रंगारेड्डी जिले में मतदान किया। अभिनेता अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर और नागा चैतन्य जुबली हिल्स इलाके में मतदान करने पहुंचे, तो अभिनेता राणा दग्गुबाती और जगपति बाबू ने हैदराबाद के एफएनसीसी पोलिंग सेंटर पर वोट डाला। इनके अलावा तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने एसआर नगर के मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आम लोगों और फिल्मी हस्तियों के अलावा दिग्गज राजनेताओं ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद में मतदान किया।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने सिद्धिपेट में वोट डाला तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट में मतदान किया। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने बंजारा हिल्स, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कोडंगल, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शास्त्रीपुरम और पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स में मतदान किया। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण ने मुशीराबाद के मतदान केंद्र में वोट डाला। प्रदेश की सभी 119 सीटों पर मतदान के साथ ही 2290 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हम कोई पार्टी का एमएलए का जरूरत नहीं है। हम स्वयं हमारा सरकार हम बनाएंगे। तेलंगाना के जनता के ऊपर विश्वास है। हमारा पार्टी पूरा बहुमत मिलेगा आदरणीय मोदी जी के नाम पर। 40 साल यहाँ के चुनाव एक बार आप ऑब्जर्व किए तो आपको पता लगा कि यहाँ पर ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले। वो सरकार पूरा हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। वैसे तो तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन एआईएमआईएम, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी के अलावा अनेक निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अब मतदान के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या केसीआर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या उनके वर्चस्व को ध्वस्त कर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो जाएगी। सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस 3 दशक पहले वाली राजनीतिक हैसियत हासिल कर पाएगी। लेकिन इनके जवाब के लिए 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा, जब वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान होगा। हैदराबाद से उर्मिलेश भट्ट, धीरज कुमार और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो शाम 3 बजे तक 51.89% वोट डाले गए थे। जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल पिंक बूथ पर तैनात चुनाव अधिकारी से लेकर सुरक्षा अधिकारियों तक सिर्फ महिलाएं रहती हैं। पिंक बूथ को महिला सशक्तिकरण से भी जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसका मुख्य मकसद है कि हर महिला और पुरुष को वोट देने का सुखद अनुभव हो। ये उन्हें बूथ तक लेकर आने की पहल है ताकि चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके। कहा जाता है कि इस तरह बूथ महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हैं। देखिए पिंक बूथ से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का खैतराबाद विधानसभा क्षेत्र का हिमायत नगर, और इस हिमायत नगर में एक ऐसा मतदान केंद्र है जो पिंक बूथ बनाया गया है, यानी सिर्फ महिला जो मतदान कर्मी हैं वो इस बूथ पर हैं। और किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, कैसे महिलाएं आकर आराम से वोटिंग कर रही हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम अपने कैमरामैन ललित के साथ चलेंगे मतदान केंद्र के भीतर। क्या कहेंगी, ये जो पिंक बूथ है इस पर डिफरेंट है उस बूथ से कि इसमें जो पोलिंग पार्टी हैं वो सिर्फ विमेन, महिला है। कैसे आप देखती हैं महिला अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वोटिंग करवा भी रही हैं और वोट देने के लिए भी महिलाएं जा रही हैं, तो कितना बड़ा ये खुशी का क्षण है? नहीं, अच्छी बात है कि महिलाएं हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि अब तो बदल रहा है सब कुछ। अब वो नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर पे रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा है कि वोट देने भी सब आ रहे हैं। ये नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर पे ही है, बाहर वोट देने भी आ रहे हैं और उसमें मदद भी कर रहे हैं कि वोटिंग बूथ्स में हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया है। यह खुशी तो है ही, लेकिन जिन मतदान कर्मियों ने वोटिंग कराई वहाँ पर महिलाएं नजर आ रही थी। Yeah, I'm so happy today for casting my first vote electronically, and I wish everyone, whoever is above 18 years, have to cast their vote electronically without fail, because it is our very responsibility as a citizen of India to cast our vote. बहुत ज़्यादा गर्व का एक्चुअली बात है कि महिला आगे बढ़ के मतलब पोलिंग बूथ पे आ रही हैं, करवा रही हैं और हर एक फील्ड में जो है अब आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, हर जगह मतलब महिला आगे बढ़ रही हैं और बहुत कुछ अपने आप को प्रूव कर रही है, जिससे मतलब एक बहुत बड़ा गर्व है हमारे लिए भी। और आजकल महिला भी बहुत एजुकेटेड है, जो हर एक चीज़ में आगे बढ़ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। इधर देख के मुझे बहुत गर्व हुआ। इधर महिलाएं लोग वोटिंग करवा रहे हैं। आज तक मैं कहाँ लास्ट टाइम भी देखी लेकिन नहीं हुआ, दिस टाइम महिला लोग करा रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। वेरी प्राउड दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम
जेंट्स के इक्वल आ रहे हैं, इवन द काउंट इज़ इक्वल, जितने जेंट्स हैं उतने ही लेडीज़ आके वोट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं हर चीज़ में, हर फील्ड में, वोटिंग में भी, और स्पेशली हमें मौका दिया जा रहा है कि हम और आगे बढ़े। महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। ऐसे में मतदान केंद्रों पर मतदान करवाना कहीं ना कहीं हैदराबाद की महिलाओं के लिए एक गर्व का एहसास करा रहा है, जिससे महिलाएं बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए आ भी रही हैं, और जब उन्हें मतदान कर्मी महिला दिखाई पड़ रही हैं तो उनके चेहरे की जो खुशी है वो देखने लायक है। कैमरामैन ललित के साथ खैतराबाद विधानसभा क्षेत्र हैदराबाद से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो ये थी पिंक बूथ की कहानी। और तेलंगाना में आधी आबादी का मुद्दा, इसका शोर सबसे ज़्यादा रहा। इस चुनाव में सभी दलों ने महिला वोटरों पर खास फोकस किया। आइए देखते हैं चुनाव पर महिला मतदाताओं की राय क्या कुछ रही। तेलंगाना में आज मतदान हो गया है और तमाम महिलाओं ने यहाँ पे वोट दिया है बढ़ चढ़ के, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा में यहाँ पे महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है, ज़्यादा मतदान करते हुए देखे गए हैं। तो निश्चित तौर से क्या कुछ यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे थे, क्या देखकर इन्होंने यहाँ पे वोट दिया है। तो सबको नौकरी आना, जॉब्स आना, क्या बोल रहे, हाँ क्या क्या उन लोग प्रॉमिस करे वो सब करना पड़ता, छोड़ना नहीं। मेरे आप क्या चाहते हैं? इस समय आपने वोट दिया है, अच्छा गवर्नमेंट आना सर, सबको अभी जो किसको किसको गरा नया है, सब जने को गरा आना और अच्छे जॉब आना, सब जने अच्छे रहना। आप महिलाएं हैं, क्या महिला की सेफ्टी भी आपका एक मुद्दा था? हाँ सर, सब जने को अभी बाहर जो जा रहे ना, घर को आए तक डर ही रहते, अभी बाहर गए सो वाले घर को आए तक घर वाले परेशान हो रहे। ये सब अच्छा होना सर, अभी आने वाले गवर्नमेंट तो अच्छा आना। एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी होना, वो रेशन कार्ड बोल के आए तो इनकम सर्टिफिकेट आना पड़ता, इनकम सर्टिफिकेट को जाने तो आपका रेशन कार्ड क्या है बोल रहे। ये वाइस वर्सा है ना, एक पहले दिया तो दूसरा वाला आता, वो नहीं है ये नहीं है बोले तो कैसा आता। ये दिस इज नॉट करेक्ट। गरीब बोल के नहीं देखना, सब लोगों का एक जैसा देखना। अभी कैसा बोले तो कई लोग पढ़ के भी खाली है, कौन सा मंजूरी बोल के बोलते ना वो कर रहे, उसका भी गवर्नमेंट का ड्यूटी आए जैसा देखना। अभी किसका घर नहीं है उन्हें घर देना पड़ता। अभी गरीब बोल के उन्होंने कितना बोले तो तुमको मैं देख ले तुम बोल के बोलता, 5 साल का है तो फिर 5 साल तक हम अभी उन्होंने हमसे हमारे पीछे फिरता, हम उसके पीछे फिरना पड़ता। ऐसा नहीं, अभी उन्हें देख के काम करना पड़ता है। इनका कहना है कि हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो तेलंगाना का विकास करे और कहीं न कहीं शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के मुद्दे पर इन्होंने वोट दिया। सहयोगी केशव और कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़ हैदराबाद। और अब आइए जानते हैं कि तेलंगाना में क्या है युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स की राय। हैदराबाद का ये डायमंड जुबली हाई स्कूल का मतदान केंद्र है और इस मतदान केंद्र पर हमारे साथ कई ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने के लिए आए हैं। इन मतदाताओं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके दिल में क्या है। अभी आपने पहली बार मतदान किया है, तो पहली बार जब कि आपने मतदान किया है तो उसमें क्या आपके मन में है? सो बेसिकली मैं थोड़ा नर्वस हूँ, फर्स्ट टाइम है ना, तो ये मिक्स्ड फीलिंग्स है। हम चूज करते हैं कौन अपना लीडर होगा, तो मैंने तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा अच्छा वे में यूटिलाइज करने की कोशिश किया। मैंने रिसर्च किया कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है हैदराबाद में, ये तेलंगाना में कौन डेवलप कर रहे हैं, आईटी सेक्टर कौन लेके आ रहे हैं, रोड्स कौन बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, या जीडीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, पर कैपिटा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मैंने तो ये पूरा रिसर्च कर अपने वोट को पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के डालने का प्रयास किया है। उम्मीदवार ऐसा चाहते हैं कि जो हमारे को मुश्किल वक्त में साथ दे,
वो हमारे साथ आगे बढ़ के ठहर सके, वो हमको सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं कि अपना काम करा लिए अपने को छोड़ दिए, वैसा नहीं। ऐसा उम्मीदवार होना है कि ज़िंदगी भर साथ दे। पहली बार आ रही हूँ इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी चीज़ रहता, क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट चूज़ करने का मौका मिलता और उसके अंडर कैसा वर्क रहता, और उसका क्या मेनली एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट और रोड्स का, आरटीसी बसेस का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक फ़न एक्टिविटी है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट को चूज़ कर रहे हैं, 5 साल उसके अंडर रहना आप बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा पहली बार है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जो भी आए अच्छा काम करना 5 साल के रहता है, जो भी सुविधा है सबको मिलना चाहिए। जो भी गरीब लोग आए उसके साथ भी अच्छा ये रहना, सब जो भी आए कोई भी आए 5 साल में अच्छा काम करना, बस इतना चाहिए। दिल से खुशी हो रही है कि मेरे वोट से किसी को मैं सेलेक्ट करूंगा जो सोसाइटी में बदलाव लाएगा। मैं अच्छे लीडर को ही चुनाव डाली हूँ मेरा, वो जो देश के लिए सेवा करे और सबकी इंसान की सेवा करे, और व्हेनेवर रिक्वायर्ड ही शुड बी देयर, राइटफुल टू द पब्लिक सर्विस। गरीबों की सेवा और किसानों की सेवा। हम रोज जो खाना खा रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे लीडर्स सोचना चाहिए। गरीबों के लिए सोचना चाहिए, एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए। आज अगर कोई भी लीडर अगर चुनाव में जीतेगा, वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, बहुत फ्यूचर के लिए, फ्यूचर किड्स के लिए, हमारे लिए बहुत मायने रखता है वो। तो बहुत खुशी और गर्व से मैं ये कहती हूँ कि यू शुड कास्ट फॉर अ गुड एंड राइट लीडर, एंड लीडर शुड डू देयर सर्विस। ये थे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जो वोटर, जो पहली बार के मतदाता, और जिन्होंने बताया कि हमें वोट जरूर डालना चाहिए और हमें किस तरीके का प्रत्याशी चुनना चाहिए जो हमारे लिए काम आए, हमारे समाज के लिए काम आए, जिनके दिल में यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य हो। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, हैदराबाद। और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में किस तरह के सियासी समीकरण रहे हैं, आइए समझते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज से। निजामों के शहर हैदराबाद में समेटे यहीं पर खड़ा है। ठीक इसी तरह तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परतों को अगर खंगाला जाए, उसके पन्नों को अगर पलटा जाए, तो अनेक मिथक टूटते और बनते नजर आएंगे। एक तरफ तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर संघर्ष से उपजी टीआरएस अब बीआरएस बन चुकी है, लेकिन पूरे चुनाव भर परिवारवाद और वंशवाद, भ्रष्टाचार का आरोप झेलती रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों केसीआर पर हमलावर रहे, उनकी पुत्री कविता और अब उनके पुत्र केटीआर की ताजपोशी को लेकर। और केसीआर थे कि पूरे चुनाव भर सत्ता को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। वहीं 2018 तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 1 सीट और 7% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां 4 लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए, वहीं वोटों का आंकड़ा 20% से ऊपर भी चला गया। इस सफलता से उत्साहित बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में एड़ी चोटी का जोर लगाया। प्रधानमंत्री की रैलियां, रोड शो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत अनेक बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना में जहां कैंप किए, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर पर हमला बोलते हुए जनता से ओबीसी सीएम देने का वायदा भी किया। दक्षिण भारत कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन आंध्र प्रदेश में अनेक गुटबाजियों की वजह से यह कांग्रेस का गढ़ ढहता चला गया। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए करोड़ मरों की स्थिति रही और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने जनाधार को वापस लाने की पूरी मशक्कत की। अपनी तकरीरों की वजह से सुर्खियां बटोरने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 7 सीट जीतने में ओवैसी की पार्टी कामयाब रही। इस बार 9 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। देखना होगा कि नई सीटों पर क्या उन्हें नया टेम्परामेंट दिखता है या फिर उनकी ताकत घटती है।
कांग्रेस को अपने जनाधार को बढ़ाने की चुनौती, ओवैसी को अपनी ताकत बरकरार रखने का जद्दोजहद, केसीआर का हैट्रिक लगाने का सपना और बीजेपी का ओबीसी सीएम देने का वायदा क्या जनता आत्मसात कर पाएगी? इसका पता तभी चलेगा जब 3 दिसंबर को ईवीएम मशीन खुलेंगे और मतगणना का काम पूरा हो पाएगा। कैमरामैन ललित के साथ हैदराबाद से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तेलंगाना से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे 2 सहयोगी संवाददाता उर्मिलेश भट्ट और राजेश राज, अलग अलग स्थानों पर। राजेश, आपके पास आते हैं। सबसे पहले अभी आपकी रिपोर्ट देखी, आपने कहा कई सारे मिथक जो है वो टूटते और बनते हुए दिखाई पड़े। कैसे आकलन करेंगे अब जबकि वोटिंग हो चुकी है, कैसे आकलन करेंगे इन विधानसभा चुनावों का? देखिए निखिल, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद उस सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ता है। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी नहीं है, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से उनको सत्ता बचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। अब जबकि मतदान का काम भी लगभग आखिरी पड़ाव पर है, तो मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भले ही केसीआर को तमाम तरह की दुविधाओं में डालने की कोशिश मतदाता ने की हो, लेकिन कहीं ना कहीं केसीआर ने सत्ता बचाने के लिए जो चुनौतियां थी उस पर उन्होंने खड़े उतरने की पूरी कोशिश की, और बहुत कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ओवैसी तमाम लोगों के लगातार सत्ता संघर्ष के बावजूद केसीआर जो है वो चुनाव मैदान में डटे रहे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत चुनौती पेश करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात करें, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, इन तमाम लोगों की रैलियों की बात करें, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सीएम का चेहरा ओबीसी को बताया, हालांकि थोड़ी देर जरूर हुई यह बताने में, लेकिन सीएम का चेहरा ओबीसी प्रोजेक्ट किए जाने के बाद कहीं ना कहीं केसीआर को चुनौती जो है वो मिलती हुई दिखाई पड़ी, और केसीआर उससे पूरे चुनाव भर उबरने की कोशिशों में जुटे रहे। चुनाव परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर अंतिम मुहर 3 दिसंबर को ही लगेगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा कहना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अपने परंपरागत जो उनके सीट थे केसीआर के, गाजवेल जो सिद्धिपीठ जिले में आता है, वहां पर वो घिरते हुए जरूर नजर आए। कभी उनके राइट हैंड रहे जो इटाला राजेंद्र हैं, उन्होंने कड़ी चुनौती उनको पेश की है। तो जब उनके विधानसभा क्षेत्र में अगर उन्हें कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा है, और दूसरे क्षेत्र कामारेड्डी जाकर उन्हें चुनाव लड़ने पर विवश होना पड़ा है, हालांकि कामारेड्डी से जो खबर आ रही है कि वहां उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है, लेकिन परंपरागत सीट पर अगर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री का 10 साल सत्ता में रहना निश्चित तौर पर यह सवाल जरूर खड़े करता है कि कुछ न कुछ कमियां जरूर रही बिल्कुल। होंगी, और जनता ने किस तरह से वोट किया है ये 3 दिसंबर को पता चल सकेगा निश्चित तौर पर। उर्मिलेश, जिसको कहते हैं कि राजनीति में एक ही तरह की सियासत बार बार नहीं होती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो हर चुनाव एक दूसरे से अलग होता है। किस तरह से देख रहे हैं ये चुनाव इस बार तेलंगाना में विशेष रहा है? जी निखिल, बिल्कुल बात अगर तेलंगाना की करें तो हम पिछले कई दिनों से तेलंगाना में चुनाव कवर कर रहे हैं, और इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी पिच पर जो तेजधार प्रचार किया है, और जिसके स्टार प्रचारक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, तो निश्चित तौर से वो इस चुनाव की दिशा बदलने में कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक कह सकते हैं कि चुनाव की दिशा बदली है। जब प्रधानमंत्री ने जो है मंच से यहाँ पर पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री, जो अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो पिछड़ी जाति का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर
जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनावी जो दिशा थी वो बदली है। बात अगर केसीआर की करें तो कहीं ना कहीं जो जन भावनाएं थी टीआरएस से बीआरएस बना है, तो लोगों का ये कहना था कि जो तेलंगाना जो राज्य अलग बना है उसमें टीआरएस थी और अब जो है ये बीआरएस बन गई है। तो जो जन भावनाएं होती है, आम जन भावनाएं टीआरएस के साथ जुड़ी हुई थी, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ा सा जो है दरकिनार होने की कोशिश की है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए जो कांग्रेस का जो 3 दशक पुराने जो यहाँ पर जमीन थी उस जमीन को वापस पाने की कोशिश में कांग्रेस रही। हालांकि ये जरूर है कि कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही मंच पर दिखाई दिए, जैसे कि केसीआर को घेरने की बात अगर हो तो भ्रष्टाचार पर दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर को घेरा, तब चाहे वो तमाम जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तुष्टीकरण का मुद्दा हो या फिर जो है तमाम और अन्य मुद्दे हो। यह कह सकते हैं कि इस बार का जो राजनीतिक समीकरण था वो कहीं ना कहीं राजेश राज और उर्मिलेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम विश्लेषण हमारे साथ साझा करने के लिए। और तेलंगाना में कुल 33 जिले हैं और 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है और इनका 3 दिसंबर को जो मतगणना होगी उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, ये साफ पता चल सकेगा। तो जनादेश के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जनरल डायरेक्टर डिसीजन को फुली सपोर्ट करता हूँ। अगर बच्चों का खेल होना चाहिए तो कोई भी भारत से लंबन आएगा।